वलीद भाभी के पास जाके कहता कि अम्मी से बात करें कि वो वासिफ का रिश्ता ख़त्म ना करें। वो किसी गैर लड़की से तो बात नहीं कर रहे थे, अपनी होने वाली बीवी से कर रहे थे। आप उनको इस बात पे समझाएं। ये बोली अम्मी तुम्हारे भाई के सामने हमेशा मेरी बात रखती हैं, मैं उनसे ज़िद बहस करके उनको अपने ख़िलाफ़ नहीं करना चाहती। वलीद तुम नसीर या जमाल भाई से बात करो, वो करें तो अलग बात है। ये बोला आप जानती हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है मैं खुद ही कर लूँगा। और जो कहते रूम से निकल जाता। ये पीछे से आवाज़ देती मगर वो परवाह नहीं करता। वलीद अम्मी के पास जाता है और कहता है कि अम्मी आप वासिफ का रिश्ता ख़त्म कर रही हैं। ये बोली तुम्हें वासिफ ने बताया? ये बोला कि मैंने कल वासिफ को कहा कि शॉपिंग पे चलते हैं शादी की, कि उसने बताया कि आप रिश्ता ख़त्म करी। ये बोली परेशान था क्या? ये बोला नहीं तो उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि रिश्ता रहे ना रहे। अम्मी इतनी मुश्किल से तो आपको लड़की पसंद आई कि फिर ख़त्म करने जा रही हैं आप। ये बोली उसे परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्या मसला है? ये बोला अम्मी खुश था कि शादी के नाम पर घर में रौनक हो जाएगी। मैं तो वासिफ को फ़रहत का नंबर भी ला के दिया था कि आपस में बात करो, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हो शादी से पहले। ये बोली अच्छा तो ये तुम थे जिसने बात करवाई और मैंने ख्वाह मख्वाह उसे डांट दिया। तुम मुझसे मशवरा दे रहे तो खुद भी लड़कियों से बातें करते होगे, दिखाओ ज़रा फ़ोन। ये बोला अम्मी जिस लड़की से शादी हो रही हो उससे बात करना कोई गलत नहीं है। इतने में अस्मा अम्मी के कपड़े लेके अंदर आती कि इन्हें बातें करता देखती कि वहाँ से जाने लगती कि वलीद फ़ौरन से इन्हें मुखातिब कर लेता कि भाभी बताएं ज़रा शादी से पहले लड़का लड़की का बात करना गलत है क्या? ये एकदम फंस जाती। फिर कुछ देर रुकती और फिर कहती है कि अम्मी कोई बात नहीं है। ये बोली अस्मा तुम इसका साथ दे रही हो? कि अस्मा कहती कि अम्मी आजकल तो लड़के कई लड़कियों से एक साथ बात कर रहे होते हैं और ये तो सिर्फ उस लड़की से बात कर रहा है जिससे इसकी शादी होने वाली। फिर इसका लहजा भीग जाता और कहती कि काश मेरे वालिदैन भी मुझे शादी से पहले बात करने देते, कि मैं तभी जान जाती कि नसीर इस रिश्ते से खुश नहीं तो मैं खुद ही इनकार कर देती। वहीं एकदम इसकी आंखें भीग जाती और कमरे से चली जाती। वहीं अम्मी और वलीद अपनी अपनी जगह बिल्कुल खामोश हो जाते। कुछ देर बाद वलीद वासिफ को कॉल करता कि मैंने और अस्मा भाभी ने अम्मी से बात की थी कि रिश्ता ख़त्म ना करें। अस्मा भाभी ने तो वो कह दिया जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। वो बोली कि अगर मुझे भी इजाज़त मिल जाती शादी से पहले नसीर से बात करने की तो मैं खुद इस रिश्ते से इनकार कर देती। अम्मी और मैं तो बिल्कुल खामोश हो गए। वासिफ कहता वलीद ये बात कहीं और ही जा रही है, तुम इस बात में ना पड़ो, अम्मी जो करी उन्हें करने दो। ये बोला मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ता ख़त्म करेंगी, लेकिन अगर रिश्ता ख़त्म हो जाता तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता तो तुम दोनों के दरमियान हमेशा यह बात रहेगी। एटलीस्ट उसको कॉल करके अपने रवैये की माफ़ी मांग लो या एक्सप्लेन कर दो। ये बोला अच्छा देखता हूँ और फ़ोन बंद करता और क्लास की तरफ बढ़ जाता। क्लास के बाद ये फ़र्द को कॉल करता कि कॉल अटेंड करते वो कहती कि मिल गई फुर्सत। ये बोला आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सारी रात टेस्ट की तैयारी करता रहा, अभी टेस्ट दे के फ्री आऊँ। ये बोली वासिफ तुम्हारे टेस्ट के चक्कर में मेरा पेशेंस टेस्ट हो गया। अगर तुम मुझे बता देते कि तुम्हारा टेस्ट है और उसके बाद तुम मुझे कॉल करोगे तो तुम्हारा क्या चला जाता? तुमने कितने रूडली मेरी कॉल काटी थी। ये बोला यार मैं समझ सकता हूँ, अभी टेस्ट से निकलते ही फ़ौरन तुम्हें कॉल किया। ये बोली रात को कितनी मरतबा मैंने तुम्हारा फ़ोन चेक किया है, तुम्हें पता है? सिर्फ तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। कितनी दफ़ा वाईफाई डिसकनेक्ट करके दोबारा ऑन किया कि कहीं इंटरनेट का प्रॉब्लम ना हो। ये बोला यार मैं समझ सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं खुद बहुत परेशान था। ये बोली टेस्ट कैसा रहा? ये बोला टेस्ट सही रहा। फिर बोला बस टेस्ट ही चल रहा है और रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं। ये बोली क्या मतलब? ये कहने लगा कुछ नहीं, तुम बताओ क्या कर रही थी? ये बोली तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। ये बोला यार अब बार बार शर्मिंदा तो ना करो। ये बोली मैं सच कह रही हूँ आसिफ, मेरा किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा था, प्लीज़ तुम आइंदा ऐसा मत करना। ये बोला ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बोली अच्छा। फिर उस बातें बोली अच्छा अपनी सेल्फ़ी भेजो। ये बोला नहीं आज पहले तुम भेजोगी। ये कहने लगी कि मैं तो कल से बहुत परेशान थी और बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये बोला कि क्या हुआ, मैं भी तो देखूँ तुम अपसेट कैसी लगती हो। ये बोली नहीं मैं जब तैयार होंगी तब अपनी सेल्फ़ी भेजूँगी, अभी तुम अपनी भेजो। ये बोला अच्छा रुको फ़ोन पे ही रहना। वही अपनी सेल्फ़ी लेके सेंड करता कि देख के कहती अच्छे लग रहे हो। ये बोला अब तुम्हारी सेल्फ़ी का इंतज़ार रहेगा। ये कहने लगी अच्छा है, अब तुम भी इंतज़ार करो, तुम्हें भी इंतज़ार की अजियत का पता चला। ये बोला अच्छा तो अब ऐसा होगा? ये बोली हाँ जी। फिर कहने लगी कि एक और चीज़, अम्मी तो लोगों की तरफ से कॉल का इंतज़ार कर रही हैं। ये बोला हाँ अम्मी 1-2 दिन तक कॉल करेंगी। वही सामने से रामीन को आता देखता तो इससे बाई करता फ़ोन बंद कर देता। मैं रामीन पास आके कहती कि कहाँ गुम हो, नज़र ही नहीं आते, नाराज़ हो क्या? अली को फ़ोन करके मेरे लिए नाराज़गी शो कर सकते हो पर मुझसे बात नहीं की तुमने। ये बोला उससे मैंने इसलिए कहा कि मुझे उससे तवक्को नहीं थी। ये बोली उसका इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं खुद ही गई थी। ये कहने लगा कि मुझे बता चुका है। ये कहने लगी मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था? तुमने तो कहा था कि तुम अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते, तो मैंने कर ली, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये बोला देखो रामीन मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता,
तुम मेरे लिए जस्ट एक फ्रेंड हो, उससे आगे कुछ नहीं। और ये कह के चला जाता। उसके जाते ही खुद से कहती, मगर मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझती, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। अज़रा बेटे के साथ कमरे में बैठी होती कि ऊपर से जमाल आता, जिसके हाथ 2 लंच बॉक्स होते। कहता कि बेटा ये एक तुम्हारा और दूसरा जाके अपने कज़न को दे आओ। ये एकदम से बेटे से ले लेती कि अरे ऐसे कैसे दे आओ, सबके सामने देंगे, पता भी चले सबको। ये बोला क्या हो गया है, 400 रुपये के पीछे नुमाइश लगाने की क्या ज़रूरत है। ये बोली नुमाइश की बात नहीं है, आपकी अम्मी को पता होना चाहिए कि आप सबका कितना ख्याल रखते हो। ये बोला कि सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, बस एक तुम्हारे दिल में ही कीना रहता है। ये बोली जमाल ऐसे तो ना कहें, अगर मेरे दिल में कीना होता तो कभी भी ना कहती कि पराए बच्चे के लिए लंच बॉक्स ले आओ। ये बोला पराया बच्चा भतीजा है मेरा, जो खामोशी से दे आओ, सबके सामने देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बोली बस लंच बॉक्स आ गया ना, अब मैं खुद दूँगी और मुझे पता है कैसे देना है। कसम से अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं आपने, पता नहीं अम्मी ने क्या देख के मेरा रिश्ता किया था। ये बोला हर वक्त लड़ती रहती हो, हर वक्त लड़ती रहती हो, हसरत ही रहेगी कि कभी आऊँ तो 2 प्यार के बोल ही बोल दो। ये बोली हाय अल्लाह, हमारी माँ ने हमें ऐसी बेशर्मी नहीं सिखाई कि बच्चों के सामने प्यार मोहब्बत की बातें करो, ना भी ना। मुझे ऐसे चौंचले बिल्कुल पसंद नहीं है, रहने दो। नहीं इसकी बातें सुन के लंच बॉक्स लेके निकलने लगता कि ये पकड़ लेती। अब ये कहाँ लेके जा रहे, मैं दे दूँगी, छोड़ो। क्यों वहाँ से ऐसे ही बाहर चला जाता। असमा सास से कमरे में आके कहती कि अम्मी खाना लग गया आ जाएं। कि ये मुँह दूसरी तरफ करते कहती ठीक है। ये इनके पास बैठते कहती कि नाराज़ है आप मुझसे। ये बोली नाराज़ क्यों होना, तुमने जो कहना था कह दिया, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की कि तुम इस घर में खुश रहो। ये बोली मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है अम्मी, बल्कि इस घर के किसी फ़र्द से शिकायत नहीं है। यकीन मानिए मैंने जो कुछ भी कहा वासिफ़ के लिए कहा। मैं नहीं चाहती जिस तरह नसीर आपसे नाराज़ रहते हैं उस तरह वासिफ़ भी। ये फ़ोन पे बात करना बहुत मामूली बात है, आप इनकार करना चाहती हैं तो ठीक है कर लें, लेकिन ऐसा ना हो कि वासिफ़ के दिल में ये बात रह जाए। आज कुछ नहीं कह रहा लेकिन कल कह देगा। ये बोली जैसे तुमने कह दिया। ये बोली अम्मी मैंने आपका दिल दुखा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन यकीन मानिए मैंने जो कुछ भी कहा वासिफ़ के लिए कहा। मकार साहब सिटिंग में बैठे होते कसरान के पास आती, लंच बॉक्स आगे करके कहती कि अबू देखें कितना प्यारा लंच बॉक्स आया ना जमाल शाहज़ेब के लिए। मैं वो देख के कहते कि हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये बोली लेकिन क्या फ़ायदा, इस मामूली लंच बॉक्स के पीछे कितना बड़ा हंगामा हो गया। बेचारी अस्मा हॉस्पिटल तक पहुंच गई। ये बोले क्यों क्या हुआ। ये बोली क्या मतलब अबू आपको कुछ नहीं पता। हाय मेरे मुंह से क्यों निकल गया, अब क्या होगा, अम्मी तो मेरी जान को आ जाएंगी। ये बोले अरे बताओ तो हुआ क्या। ये बोली अबू अम्मी ने जब आपको कुछ नहीं बताया तो मैं बता के क्यों बुरी बन जाऊँ। जिस पर ये खामोश हो जाते कि ये फ़ौरन से कहने लगी अच्छा चलें जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो बता देती हूँ। बच्चे ने बस एक लंच बॉक्स की क्या फरमाइश कर दी, पहले बच्चे को मारा फिर अस्मा को, फिर इतना शोर शराबा और इतना हंगामा किया घर में। अल्लामान अल हफीज़, मैं तो कहती हूँ आप इन दोनों को अलग कर दें, कसम से घर में थोड़ा सुकून ही आ जाएगा। हर वक्त घर का सुकून बर्बाद ही रहता है इस नसीर की वजह से। मैं ये ज़ोर ज़ोर से अपनी बेगम को बुलाने लगती कि अस्मा समेत बाहर आ जाती। उधर वलीद और वासिफ भी आवाज़ सुनते कि अबू इतने गुस्से से क्यों बोल रहे कि वो निकल आते। दूसरी तरफ जमाल और नसीर भी अपने कमरों से निकल आते। ये बाहर आते कहती कि क्या हुआ इतना क्यों चीख रहे। ये बोले कि तुम कब से मुझसे घर की बातें छुपाने लगी। ये बोली कौन सी बात छुपा ली मैंने। ये बोले उस दिन नसीर और अस्मा का इतना बड़ा मसला बन गया कि अस्मा हॉस्पिटल तक पहुंच गई और मुझे बताया तक नहीं। ये बोली कोई ऐसी बात नहीं थी, मियाँ बीवी में नोक चोक तो चलती रहती है ना। ये बोले ऐसी बात नहीं थी तो बताया क्यों नहीं मुझे, तुम बिला वजह इस कमबख्त की बातों पे पर्दा डाल दी हो। नसीर बोला अब्बू मैंने कुछ नहीं किया था, ये आप सबकी हमदर्दी हासिल करने के लिए खुद गिरी थी और मैं तो तब घर पर भी नहीं था। ये बोले ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम घर पर नहीं थे, तुम जब घर पे होते हो तो कोई ना कोई हंगामा ज़रूर करते हो, बेहतर है तुम घर से निकल ही जाओ। जिस पे सब हैरान हो जाते। इनकी बेगम बोली क्या कह रहे हैं, रात की बात की, अब गुजरी बात पे क्या झगड़ा करना है। ये बोले कल इसने दुकान पे भी ग्राहक से झगड़ा किया कि वो बार बार जूते पहन के चेक क्यों किए जा रहा। अरे हर तरह का ग्राहक आता दुकान पर, मगर ये तो आपे से बाहर हो गया। मैं इसका हाथ पकड़ के कहते कि निकल जान से। ये बोला मैं क्यों निकलूं, ये घर जैसे मेरे सब भाइयों का है वैसा मेरा भी है, निकालना है तो जायदाद में से हिस्सा दे मुझे और निकाल दे। इससे पहले कि ये कुछ कहते हैं मैं इसके मुंह पे थप्पड़ मारते कहती कि आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा ऐसे बात मत करना। मैं बस सब घर वालों की तरफ नज़र करता और फिर गुस्से में घर से निकल जाता। जमाल उसके पीछे जाने लगता कि अज़रा इसे इशारे से मना कर देती। उसके जाते ही अपनी बेगम को बोले कि तुम्हारे शहर पर ये ऐसे सोचने लगा है। फिर सबकी तरफ नज़र दौड़ा के कहते कि कान खोल के सुन लो सब, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, और वहाँ से कमरे में चले जाते।
उनकी जाती असरा चुपके से अपने कमरे की तरफ जा लेती कि इसकी सास फ़ौरन से कहती कि लगा दी ना तुमने चिंगारी, मगर याद रखो अगर इस चिंगारी ने आग पकड़ी तो बच तुम भी नहीं पाओगी। ये बोली क्या हो गया अम्मी, कसम ले लें मुझसे, मैंने तो एक लफ्ज़ नहीं कहा, आप बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, मैंने क्या किया है। ये बोली तुम्हें अच्छे से पता है तुमने क्या किया है। असरा बोली ये बातें तो चलें अब्बू के पास, पूछो उनसे कि मैंने एक लफ्ज़ भी कहा हो तो। मैं जमाल की तरफ भी नज़र करती कि चलो। ये बोली बस बहुत हो गया, जाओ जाके खाने की तैयारी करो, कि वो वहाँ से निकल जाती। इधर ये भी अपने कमरे को चली जाती और बाकी भी वहाँ से अपनी अपनी सिमत चल पड़ते। रात खाने के टेबल पे सब बैठे होते कि असरा खाना प्लेट में डाल लेती कि ये रुकने को कहती है कि नसीर को आने दो। अस्मा कहती है अम्मी वो नहीं आएंगे। ये जमाल को कहती कि जाओ भाई को लेकर आओ, और साथ वासिफ और वलीद को भी जाने को कहती कि सब चल पड़ते। अजरा बोली एक तो नसीर बिना हर दूसरी बात पे नई निकली दुल्हन की तरह नाराज़ होकर बैठ जाता है और मूड बना लेती। उधर नसीर आने से इनकार करता कि अब्बू ने मुझे जाने का कहा है और तुम लोग मुझे खाने पे बुला रहे। न जमाल बोला कि गुस्से में वालिदैन कुछ भी कह देते हैं, अभी देखो अम्मी ने हम तीनों को भेजा है तुम्हें लाने को। फिर उसे मना के खाने पे ले आते। कमरे में बैठे होते कि जमाल बाहर जाने लगता कि असरा कहती किधर जा रहे। ये बोला अम्मी के पास जा रहा हूँ। ये बोली मैं भी तुम्हारे फ़्राइज़ में शामिल हूँ, 2 घड़ी बीवी के पास से बैठ जाया करो। ये बोला तुम्हारे फ़्राइज़ में अच्छे से पूरे कर रहा हूँ, मैं तो अम्मी से ये पूछने जा रहा कि आखिर हुआ क्या, अब्बू को इतना गुस्सा आया किस बात पे। ये बोली सुना नहीं तुमने, उन्होंने तो तोप के रुख मेरी तरफ मोड़ना होता। बोला पूछो ज़रा कि मेरा क्या कसूर जो मुझ पर शुरू हो गई, और तुम ही कह देते कि अम्मी मेरी बीवी का इसमें क्या कसूर, इस पर क्यों शुरू हो गई। ये बोला वही तो पूछने जा रहा हूँ कि वहीं से क्लाइंट की कॉल आ जाती कि फ़ोन लिए कमरे से बाहर चला जाता। ये कहती उफ बुढ़िया को मौका मिल गया, फिर खैर निपट लूँगी मैं सबसे। वकार साहब कमरे में अपनी बेगम को कह रहे होते कि कसूर तो तुम्हारा है ना, तुमने बात छुपाई, इसमें अजरा का क्या कसूर है। ये बोलें कि अजरा का कसूर ये है कि उसने एक ही 4 करके आपको बताई हैं। मियाँ बीवी में 100 बातें चलती हैं, ऊँच नीच होती रहती है। मुझे पता था कि आपको जब पता चलेगा तो आपको गुस्सा आ जाना, और आपको गुस्सा आया तो क्या नतीजा निकला, आपने कहा घर से निकल जाओ, और आपके सामने खड़ा होगा कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो। ये बोले अरे मैं खुद यही चाहता हूँ, हर वक्त उसका दिमाग ख़राब रहता है, घूमा रहता है, दुकान पे भी मैं रोज़ इसे देखता हूँ, ज़रा सी बात होती कि कस्टमर से उलझने लगता है। ये बोली अगर एक को अलग करेंगे ना तो बाकी 3 भी खड़े हो जाएंगे, कि हमें भी हमारा हिस्सा चाहिए, हम भी अलग हो रहे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद इस तरह से बिखर जाए। ये बोले तो मैं ऐसा कब चाहता हूँ। मली छत पे दीवार से खड़े लगा होता कि समझ अपनी दीवार के पास आके कहती है कि क्यों बुलाया मुझे, क्या बात है। ये बोला बस दिल परेशान है, आज घर में बहुत झगड़ा हुआ। फिर से बताने लगा तो ये बोली कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर कहती कि तुमने मेरी स्टोरीज़ लाइक क्यों नहीं की, कि ये कहता कि देखा नहीं मैंने। ये बोली अभी देखो। ये बोला बाद में देख लूँगा। ये कहने लगी बाद में नहीं अभी, कि ये देखने लगा। फिर देख के कहता कि ये कहाँ गई थी। ये बोली कॉलेज के साथ रेस्टोरेंट बना है वहाँ गई थी, क्या मज़े के बर्गर्स मिलते। ये बोला अकेली चली गई, मुझे बताया भी नहीं। कहने लगी अकेली कहाँ, देखो साथ फ्रेंड्स भी हैं। ये मूड बना के इसकी तरफ देख के कहता कि मुझे तो नहीं लेके गई ना। ये बोली अच्छा कल तुम्हारे लिए ले आऊँगी, अपना मूड ठीक करो। बिल्कुल बोंगे लगते वैसे, और फ़ौरन से उसकी पिक्चर ले लेती कि ये कहता कि डिलीट करो इसे, और मोबाइल से लेने की कोशिश करता कि ये वहाँ से पलट जाती और नीचे जाते कहती कि अब तो ले ली, स्टोरी पे लगाऊंगी। ये पीछे से आवाज़ देते कहता कि देख लूँगा मैं तुम्हें। उधर नसीर सिटिंग में अकेले बैठा अम्मी का थप्पड़ याद कर रहा था कि कैसे थप्पड़ मार के कहा था कि आज तो ये बात कर दी है, आइंदा ऐसी बात ना करना। मैं इसकी अम्मी खाना लिए इसके पास आती कि तुमने खाना ठीक से नहीं खाया था ना, अब खा लो। वहीं दूसरी तरफ देखते कहता कि रहने दे, अब मोहब्बत ना जताएं, आपने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा और ये भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है। ये कहने लगी कि बेटा जब तुम अपने अब्बू के सामने खड़े अपना हिस्सा मांग रहे थे, तुमने तब नहीं सोचा कि तुम्हारा बेटा खड़ा ये सब देख रहा। नसीर आज जो तुम अपने माँ बाप के सामने रवैया रखोगे, औलाद कल तुम्हारे सामने भी यही रखेगी। और अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, आइंदा तुमने ऐसी बात की तो 2 मारूंगी। वैसे मुझे समझ नहीं आई ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे। ये बोला मैंने नहीं मांगा था, अब्बू ने मुझे खुद घर से निकलने को कहा था। ये बोली निकलने को कहा था, निकाला तो नहीं था ना। और तुम अपने अब्बू का गुस्सा अच्छे से जानते हो, जब वो गुस्सा में होते हैं पता नहीं क्या कुछ कह जाते हैं। ये बोला जब बात ख़त्म हो चुकी थी फिर अब्बू ने गुस्सा क्यों किया। ये बोली मैंने बहुत समझाने की कोशिश की नसीर के घर में भड़काने वाले बहुत हैं, और अक्लमंदी का तकाजा यही था कि तुम खामोश रहते, यूँ तब के अपने बाप के सामने खड़े ना हो जाते। खैर चलो अब तुम्हारे अब्बू का गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो तुम माफ़ी मांग लेना। ये बोला अब्बू का गुस्सा मेरे लिए कभी ठंडा नहीं होगा। ये बोली फिर तुम्हें अपने रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है ना। अब दुकान पे तुम ख्वामख्वाह एक बंदे के साथ उलझ पड़े, अब्बू को तो गुस्सा आएगा ना।
वहीं उसके कंधे पे हाथ रखते कहती कि अच्छा चलो बेटा, और फिर निवाला बना के उसको खिलाने लगती। पहले तो वो इनकार करता मगर फिर खाने लगता।